सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर, द चेंज ऑफ लर्निंग वे और विद्यावती देवी पीजी कॉलेज कटरा दयाराम प्रयागराज के संयुक्त क्रम में हम आज की कक्षा लेकर के आए हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी पाठ्य योजना के इतिहास के बारे में, पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व के बारे में, पाठ्य योजना की परिभाषाओं को हमने देखा था। हमने दिया था एक टास्क आपको कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी क्या है। कुछ बच्चों के अच्छे आंसर आए हैं, हम उसकी चर्चा ग्रुप में कर लेंगे। मैं वहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कल हमने पिछली कक्षा में जब कक्षा छोड़ी थी तो हमने कहा था कि अगली कक्षा में हम हर्बर्ट और ब्लूम दोनों के पाठचर्या में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और सभी कक्षाओं में, सभी विषयों में ये आपका टॉपिक है, कॉमन कक्षा है। मैं हर्बर्ट को उठाऊं तो उससे पहले मैं शिक्षा के टॉपिक पर बात थोड़ा करना चाहता हूं। पिछली कक्षा में या पिछले सेमेस्टर की कक्षा में हमने पढ़ा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, उसके तीनों अभिन्न अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या हैं। हर्बर्ट ने पाठचर्या को ही अपनी पाठ्य योजना का प्रमुख अंग माना है। उनका मानना है कि यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कपूर्ण नई इकाइयों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए तो विद्यार्थी को सीखने में सुगमता होती है। उनका मानना ये था, पहले की व्यवस्था ये थी कि शिक्षार्थी को जो भी ज्ञान दिया जाता है वो बाहर से दिया जाता है। जब हमारी शिक्षा प्रक्रिया द्विमुखी हुआ करती थी, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षा के जहाँ पाठचर्या गौण मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हर्बर्ट ने अपना आयाम प्रस्तुत किया, नहीं, एक केंद्र होना चाहिए और पाठचर्या हमारी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हो। तो उन्होंने इसके लिए एक 5 चरण प्रस्तुत किए, जिसे हम पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। इसीलिए इन्हीं 5 चरणों के कारण हर्बर्ट की पाठ्य योजना को हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रस्तावना, उन्होंने सबसे पहला जो चरण दिया वो प्रस्तावना का दिया। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण को दिया। फिर उसके बाद अगला चरण था व्यवस्था करना। अगला चरण था तुलना करना और लास्ट चरण था मूल्यांकन करना। अब अगर आ गया परीक्षा में कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली क्या है, आपके सिलेबस में विशेष फोकस किया गया है, तो टिप्पणी में आ सकता है ये क्वेश्चन। मैंने लिखने की क्रोनोलॉजी आपको पहले सेमेस्टर में ही दिया था, किस प्रकार आप उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में जब हमारी कक्षाएं क्लोज हो रही थी तब उसके बारे में हम चर्चा किए थे और विभिन्न टॉपिकों पर हमने प्रस्तावना के प्रश्न भी बनवाए थे। वहाँ पर हम पाठ्य योजना का निर्माण भी शुरू कर चुके थे। उसमें हमने बताया था कि जो प्रस्तावना के जो प्रश्न होंगे वो हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे और जो लास्ट प्रश्न होगा, जो समस्यात्मक प्रश्न होगा, जहाँ से हमको अपने अगले टॉपिक को जोड़ना है, नए ज्ञान से जोड़ना है, जो हम नया ज्ञान देने जा रहे हैं, वो बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसके बाद हम उद्देश्य कथन करते हैं। तो वह ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब कि ये एक ऐसा क्रम है जो हमारे पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच की कड़ी है। उसके बाद हम अपने पाठचर्या को, अपनी कक्षा को, जो हम शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर उसी बीच में हमारी कक्षा की व्यवस्था भी है, वो भी हमको देखना है। अपने पाठचर्या की व्यवस्था देखनी है, कितने मिनट में हमको ये लेक्चर ख़त्म करना है,
कितने मिनट में हमको व्याख्या करनी है, कितने मिनट में हमको प्रश्न पूछने हैं, सारी की व्यवस्थाएं हमारी पाठ्य योजना का अंग होती हैं। अब हम अपने अधिगम का स्तर मापते हैं। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच कहीं कहीं 2 पॉइंट जुड़ते हैं, तो वहाँ हम तुलना करते हैं कि आज पिछले नॉलेज और आपके बीच नॉलेज का स्तर क्या है। फिर आज की पूरी कक्षा को हमने कितना पढ़ा और हमारे बच्चे पढ़ने में कितना सफल हुए, ये टॉपिक हम मूल्यांकन के अंतर्गत असेसमेंट करते हैं। और शिक्षाविदों का तर्क है और कि एक कक्षा जब का आखिरी चरण चल रहा हो, एक पीरियड का आखिरी समय चल रहा हो, तो हम अपनी पूरी कक्षा का असेसमेंट, हमको इवैल्यूएशन करना चाहिए। हालांकि मनोविज्ञान की भाषा में असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों अलग अलग शब्द हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हर्बर्ट ने जो सबसे बड़ी चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि पाठचर्या हमारी मुख्य चीज़ है। पूरी पाठ्य योजना या हमारा पूरा शिक्षण कार्य वो पाठ्य योजना के इर्द गिर्द घूमता है। अब आते हैं हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर, ब्लूम के पाठ्य योजना पर। उन्होंने कहा कि ब्लूम, इनका पूरा नाम BS ब्लूम, इन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना और उसके विषय में, परिवर्तन के विषय में साक्ष्य को संकलित करना और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही पाठ्य योजना है। इसलिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है, इसके लिए आयोजित क्रिया उद्देश्यजनक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कोई कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं, केवल पाठचर्या तक ही सीमित नहीं रह जाता। और आज की जो हमारी पाठ्य योजनाओं का निर्माण होता है, इन्हीं के आयामों पर अधिकतर निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि हम कक्षा में जा रहे हैं पढ़ाने, तो हमारे मस्तिष्क में ये विचार है कि आज की इस कक्षा को पढ़ा करके हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ हासिल कर लेंगे। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद हम एक निश्चित उद्देश्य को हासिल करेंगे। तो इन्होंने, BS ब्लूम ने कहा कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया हमारी शिक्षण उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत पूरी शिक्षण प्रक्रिया को हम अपना निर्धारित करते हैं। और यहाँ पर क्या था, करिकुलम के अंतर्गत, पाठचर्या के अंतर्गत पूरी शिक्षण प्रक्रिया हमारी केंद्रित थी। अब दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, पाठचर्या पर इनका भी फोकस है। अब पाठचर्या का निर्माण भी मनोविज्ञान का एक विषय है, तो पाठचर्या का निर्माण तो हम अपने उद्देश्यों के आधार पर करते हैं, हम अपने अधिगम स्तर के आधार पर करते हैं, अपने IQ लेवल के आधार पर करते हैं कि बच्चे का IQ लेवल क्या है और इसमें कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। उन्होंने कहा, BS ब्लूम ने कहा कि नहीं, हम कक्षा 5 के बच्चों में क्या हासिल करना चाहते हैं कि बच्चा कक्षा 5 का बच्चा जब अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले, वो उसका IQ लेवल कितना हासिल हो जाएगा, या वो उसके अंदर हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ये अगर जब तक हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तब तक एक उत्तम पाठचर्या का निर्माण हम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर इन्होंने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को प्रधानता दी। आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसी टीचिंग ऑब्जेक्टिव पर ही चलती है। अगली कड़ी में हमने एक बार कक्षा में चर्चा भी की थी कि हम कौन से टॉपिक लेकर के आएंगे, पाठ्य योजना के निर्माण में क्या हमारी प्रक्रिया होगी और क्या, कैसे हम पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। ये तो हर्बर्ट और ब्लूम के पाठ्य योजना के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। इसके बारे में
हम चर्चा कर चुके थे और शायद हमने 1-2 पाठ योजना कक्षा में बनवाई भी थी, कुछ बच्चों ने दिखाया भी था। अच्छी पाठ योजनाएं बन कर के आई थी। मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा और पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। आपके पास पाठ योजना का रिटेन फार्मूला उपस्थित होगा। आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं, किसी कॉलेज में अपने टीचिंग ट्रेनिंग को देने जा रहे हैं, तो आप सारी प्रक्रिया लिखते हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, चक्र विषय लिखेंगे, कौन सा पीरियड है उसको हिंदी में चक्र कहते हैं, अवधि लिखेंगे, कितने मिनट का पीरियड है, विषय लिखेंगे, कौन सा विषय और कौन सा उपविषय। मान लीजिए आप इतिहास सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 9 की कक्षा है और आपका वहाँ पर विषय तो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन उसके अंतर्गत 4 उपविषय हैं। तो उस विषय को कोड आप करेंगे कि आप इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं, कि भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, कि अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात, आज का जो आपका टॉपिक है, उस अध्ययन के पश्चात आप अपने विद्यार्थियों में कौन से परिवर्तन हासिल कर पाएंगे, कौन सी चीज़ें हासिल कर पाएंगे कि इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात हमारे विद्यार्थी इस टॉपिक के विषय में जान सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसका स्मरण कर सकेंगे। अब आप पढ़ाने जा रहे हैं चतुर्भुज। मेरा एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करना थोड़ा अच्छा होता है। मेरा मानना है कि आप उदाहरण चतुर्भुज पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बच्चा चतुर्भुज जानेगा, चतुर्भुज की परिभाषा दे सकेगा। अगर आपने त्रिभुज नहीं पढ़ाया है तब चतुर्भुज बच्चे को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज को मिला करके एक चतुर्भुज है, जितने भी त्रिभुज उसमें बन सकते हैं। और भुजाओं की पढ़ाने की प्रक्रिया हमारी वहीं से स्टार्ट होती है। आकृतियों को पढ़ाने की प्रक्रिया ही त्रिभुज के बाद चतुर्भुज आता है। तो वहाँ चतुर्भुज और त्रिभुज के में क्या अंतर है बच्चा ये स्पष्ट कर सकेगा और चतुर्भुज के सवालों को गणना कर सकेगा, हल कर सकेगा, कैलकुलेट कर सकेगा। उसके बाद हम अपना पूर्व ज्ञान लिखते हैं। सर्वप्रथम हमने सारी प्रक्रियाओं करने के बाद हमने क्या किया, हमने उद्देश्य लिखा। उद्देश्य आपने निर्धारित किए 1, 2, 3, 4, 5। उद्देश्य निर्धारित करने में मैं एक बार चर्चा कर चुका हूं कक्षा में कि यहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं, लेकिन जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना में हम अपने 5 उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कहीं कहीं पर अलग अलग तरीके के उद्देश्य निर्धारित कराए जाते हैं। मेरा अपने छात्रों से निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना पालें। काफ़ी हम जब कक्षा में पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे ऑफलाइन कक्षाओं में काफ़ी बच्चे दूसरे कॉलेजों की पाठ योजनाएं लेकर के आ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मैं माइक्रो लेसन प्लान जब पढ़ा रहा था तब हमने इस चीज़ की चर्चा की थी। वो 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है। इस सेमेस्टर में भी हमको प्रोजेक्ट वर्क करना है, माइक्रो लेसन प्लानिंग करनी है, मिनी लेसन प्लान के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो वहाँ पर बच्चे लॉन्ग लेसन प्लान लेकर के आ रहे थे कि सर ये तैयार कराया गया है वहाँ इस कॉलेज में और आप ये तैयार करा रहे हैं। ये हम लॉन्ग लेसन प्लान का प्रारूप आपको यहाँ बता रहे हैं। मिनी लेसन प्लान का प्रारूप आपको हमने कक्षा में बता दिया है। अगर उसके बारे में मिनी लेसन प्लान भी आपको जानना है कि कैसे बनता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का एक वर्क है, उस पर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी लॉकडाउन ख़त्म होते ही, जैसे ही कॉलेजेस शुरू होते हैं। तो जिनको मिनी लेसन प्लान के बारे में जानना है वो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो मैं मिनी लेसन प्लान की भी वीडियो आपको अपलोड कर सकता हूं। आज हम लॉन्ग लेसन प्लान लेकर के आए हैं क्योंकि ये हम पेपर थ्योरी पढ़ा रहे हैं और थ्योरी में लॉन्ग लेसन प्लान पूछा जाएगा। आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उद्देश्य की शब्दावली हम बता चुके हैं। आप कमेंट में बताएंगे जिनके पास शब्दावलियां नहीं हैं। अधिकतर बच्चों के पास शब्दावलियां पहुंच चुकी हैं। कमेंट में बताएंगे तो हम आपको ग्रुप में भेज सकते हैं शब्दावली। हम उसी मिनी लेसन प्लान का जो वीडियो लेकर के आएंगे उसी में बता देंगे कौन सा शब्दावली आपको यूज करना है। फिर उसके बाद हम पूर्व ज्ञान कल की कक्षा में हमने कहा था कि अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ाने जा रहे हैं,
अगर आप महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चा अवश्य किसी न किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम से, सामाजिक कार्यक्रम से महात्मा गांधी के बारे में कुछ न कुछ परिचित होगा। हम अपनी सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या कोड करते हैं? सहायक सामग्री, सहायक सामग्री कोड करते हैं। सहायक सामग्री का तात्पर्य यहाँ से ये है कि आप कौन कौन सा एड्स लेकर, कौन कौन से सामग्रियाँ लेकर के अपनी कक्षा को व्यवस्थित कर रहे हैं। आपके पास, हमारे पास ये मार्कर है, हमारे पास ये तमाम संसाधन जो हमने लगाए हैं, ये भी हमारे टीचिंग एड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हम शिक्षण विधि, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। अगली कक्षा में हम शिक्षण विधि पर ही चर्चा करेंगे। शिक्षण विधि क्या होती है, किस शिक्षण विधि। आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी आप पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको काव्य पढ़ाने को आ गया तो आप ज़रूर वहाँ पर व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे, अनुवाद विधि का प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रयोग करेंगे, खोज विधि का प्रयोग करेंगे, व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, उदाहरण विधि का प्रयोग करेंगे, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे, संश्लेषण और विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। विधियाँ लगभग इधर उधर होती रहती हैं। वहाँ पर जब हम अगली कक्षा में होंगे तो विधियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी सभी विषयों में कॉमन सिलेबस है। अगला टॉपिक जो आपका है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न आप यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। ये चीज़ हम बता दिए थे कक्षा में, प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। मैं वही एक प्रस्तावना के प्रश्न लेकर के आया हूँ। उसके बाद प्रस्तावना के बाद मैं केवल टॉपिक बताऊंगा। विस्तृत लेसन प्लान हर सब्जेक्ट के आपको ग्रुप में पहुंचा दिए जाएंगे। प्रस्तावना के प्रश्न हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक क्रम संख्या, एक आपका छात्राध्यापक क्रिया। आप वास्तव में बीएड एवं बीटीसी वाले छात्र, छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिका लिखते हैं खुद को। आप प्रशिक्षु हैं, आप छात्र नहीं, आप प्रशिक्षण में आए हैं। और ये जो सामने होगा आपको, जो श्रोता होगा, वो छात्र क्रिया। दोनों की क्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण होती है। आपको हम 1 पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? 1 पढ़ाना है। आप प्रस्तावना के प्रश्न कैसे पूछेंगे? जो प्रस्तावना का प्रश्न होगा वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। आपको 1 पढ़ाना है तो आप बच्चा कम से कम जंगल के बारे में, लकड़ियों के बारे में सुना होगा, किसी न कहानी के माध्यम से, किसी कहावत के माध्यम से, किसी उपयोगिता के माध्यम से, क्योंकि पेड़ अधिकतर घर पे ही पाए जाते हैं। ये मैं बच्चे से पूछूंगा कि ये क्या है, तो बच्चा बताएगा, खड़ा होगा, हाथ उठाएगा, तुरंत आंसर नहीं देना है। आप किसी बच्चे को खड़ा करेंगे व्यक्तिगत रूप से, बच्चा बताएगा कि सर ये डस्टर है। पहला प्रश्न हो गया कि ये क्या है, आपने, तो बच्चा ने बताया क्या है, डस्टर है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका बनेगा। कौन सा? इसी प्रश्न, जो पहले प्रश्न का उत्तर है, इसी प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न बनेगा। डस्टर किन चीज़ों से बना है? तो वो बताएगा लकड़ी से और गत्ते से। लकड़ी हमसे किससे प्राप्त होती है? पेड़, लकड़ी। आप पूछेंगे तीसरा प्रश्न इसी प्रश्न से, लकड़ी किससे प्राप्त होती है? तो बच्चा बताएगा पेड़ से। पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? बच्चा बताएगा जंगलों में। चौथा प्रश्न आपका बन गया, पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चा बताएगा जंगलों में। फिर इसी से आपका रिलेटेड ये टॉपिक होगा 5वां की जंगलों की उपयोगिता क्या है। तो बच्चा यहाँ पर विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता है। और आप यहाँ पर यस आर नो टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पूरी टीचिंग प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि यहाँ केवल 2 उत्तर होते हैं, हाँ और ना। और अधिकतर बच्चे हाँ बोलते हैं और कुछ बच्चे ना बोलते हैं। तो वहाँ पर आप अपने को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि बच्चे का वास्तविक नॉलेज क्या है। अगली चीज़ आती है उद्देश्य कथन। अब हम आप ये प्रस्तावना के प्रश्न खत्म होने के बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे कि
आज हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। टॉपिक होगा बच्चों आज हम जंगलों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे, या जंगलों की उपयोगिता के बारे में नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप अपने टॉपिक को बताएंगे। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया आती है, आप प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम व्यवस्था होगी। मैं इसी टॉपिक को लिया हूँ, जंगलों की उपयोगिता। तो अगला शिक्षण अधिगम व्यवस्था होगी। शिक्षण अधिगम व्यवस्था होगी। यहाँ पर भी 3 कॉलम आप बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा टॉपिक छात्र क्रिया। इसको बनाने के बाद आप यहाँ शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ध्यान रहे। अब आप जब आपका उद्देश्य कथन हो गया, फिर उसके बाद तुरंत बाद आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब वहाँ पर आप व्याख्या करेंगे। आप जंगल के बारे में, आप जंगल की उपयोगिता पढ़ा रहे हैं, आप जंगल के बारे में जो आपका पाठचर्या होगी उसकी पहली व्याख्या करेंगे। बच्चा यहाँ के आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ये एक प्रारूप है। तो छात्र क्या करेगा, सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। ठीक, कक्षा में सबसे बड़ी चीज़ है कक्षा को अनुशासित रखना। अब आप यहाँ पर अब व्याख्या करेंगे, सुनेंगे। फिर अपनी व्याख्या से आप बच्चे ने कहाँ सुना, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की व्याख्या होगी। उसके बाद आप कुछ प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे, 1-2, बच्चा उत्तर देगा। फिर इसमें का जो लास्ट प्रश्न होगा वो बच्चा उत्तर नहीं देगा। फिर इस प्रश्न की आप व्याख्या करेंगे, इसके साथ अगले टॉपिक को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर यही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। 5-6 व्याख्याएं, जितने मिनट की आपकी 40 मिनट की कक्षा है, 7-8 व्याख्या आप करेंगे। ये अधिकतर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ये प्रारूप होता है। हिंदी का कैसा है लेसन प्लान, लॉन्ग लेसन प्लान का प्रारूप, और मैथ का कैसा है, व्याकरण शिक्षण का कैसा है, इसको मैं इसका प्रारूप में ग्रुप में भेज दूंगा। या कमेंट में आप बताएंगे कि हमको हिंदी की भी आवश्यकता है, मैथ की भी आवश्यकता है लेसन प्लान की, और व्याकरण शिक्षण के भी लेसन प्लान की आवश्यकता है, तो मैं उसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में ला दूंगा। अब यहाँ पर आप ये प्रस्तुतिकरण ने आपने कर लिया। अब आप यहाँ पर सब खत्म करने के बाद, शिक्षण अधिगम पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित करने के बाद, आप मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे। और सबसे बड़ी समस्या, आपका जो वाइवा होगा वहाँ पर ये टॉपिक उठेगा कि मूल्यांकन हम किसका करते हैं। तो मूल्यांकन हम अपने शिक्षण उद्देश्य का करते हैं। मूल्यांकन किसका, हमने अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को कितना पाया। तो यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव जितने हैं, पहले का हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरे से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, 5 रिलेटेड क्वेश्चन हम बना, जितने आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, 6 किए हैं, अधिकतम उद्देश्य उतने निर्धारित किए जाने चाहिए जितने प्राप्य हो सकें। 1, 2, 3 आप मूल्यांकन करने के बाद दत्त कार्य और गृह कार्य में फ़र्क समझ लें। आप गृह कार्य देंगे। दत्त कार्य क्लास वर्क को कहते हैं, और गृह कार्य, कभी कभी हम कन्फ्यूजन हिंदी में हो जाते हैं। क्लास वर्क और होमवर्क में अंतर तो समझ में आता है, लेकिन दत्त कार्य और गृह कार्य में अंतर नहीं समझ में आता। दत्त कार्य कक्षा कार्य को कहते हैं, और गृह कार्य जब हम क्लास ख़त्म होने के जस्ट पहले दे देते हैं, बच्चों ये घर से करके आए, आप बच्चे को गृह कार्य देंगे। यहाँ सोशल मैथ में हम दत्त कार्य देते हैं, और सोशल में, विज्ञान में, इन सब चीज़ों में हम गृह कार्य देते हैं। प्रायः अब तो शिक्षा के विभिन्न तरीके आ गए हैं, लेकिन जो हमारी धारणा है, जो हमारी परंपरा है, गृह कार्य, ये इस तरीके से एक लेसन प्लान का प्रारूप होता है। तो मैंने आज हर्बर्ट और ब्लूम के पाठचर्या पर चर्चा की, और उसके बाद हमने पाठ योजना के निर्माण के प्रारूप पर चर्चा की। और ये पाठ योजना का निर्माण विशेष रूप से बीएड के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के शिक्षण कार्य में उपयोगी है। रही बात हिंदी के, उसका थोड़ा सा प्रारूप अलग है,
वहाँ गद्य का प्रारूप अलग होता है, पद्य का प्रारूप अलग होता है, फिर व्याकरण का प्रारूप अलग होता है, गणित का लेसन प्लान भी का प्रारूप अलग होता है। तो हिंदी में 3 तरीके से लेसन प्लान बनते हैं, गणित में एक अलग लेसन प्लान बनता है। तो वो यहाँ ये चीज़ कॉमन थी, सोशल के भी बच्चों का उपयोगी था इसलिए हम लेकर के आए और साइंस के बच्चों का भी था। रही बात, जो कुछ बच्चे होंगे हमको कमेंट में करके बताएंगे। अगली कक्षा में हम आपको लेकर आएंगे शिक्षण विधियाँ, क्योंकि आप अपने सिलेबस में देखिए हर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों में एक टॉपिक है टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। तो मैं वहाँ अगली कक्षा में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, आपके साथ अन्य बच्चों का भी भला हो और लॉकडाउन का सदुपयोग करें, घर रहें, सुरक्षित रहें। मैं सार्थक स्टडी चैनल एवं विद्यावती देवी पीजी कॉलेज की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।